अगर हम देखें तो जहां था वहीं पर है, लेकिन ग्राफ इंटरेस्टिंग है, तेजी आती है, 45 रुपए के करीब जाने ही वाला था, लेकिन 43 से ही घूम गया नीचे, वापस 41 पे आया, थोड़ी बहुत तेजी दिखाई, वापस नीचे की तरफ आ रहा है। इवन अगर आप एक साल का भी ग्राफ देख लो कि तो 1.5% की ही तेजी है। जब भी तेजी आई है गिरावट भी आई है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, साथ ही साथ कंपनी को लेकर अपडेट्स भी निकल कर आ रही है बहुत सारी। तो देखिए वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शेयर प्राइस है 41 रुपीज़, एक साल में 1.5% की ही तेज़ी है, जबकि पिछले एक साल में बाजार ने खूब पैसा बना कर दिया है, शानदार तेज़ी बाजारों में आई है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मोमेंटम जब भी बने थे वो सिर्फ खबरों के चलते बने थे। यहाँ पर अगर आप देखो तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 45 रुपए का ज़रूर है, और जब भी ये 35 से 40 की रेंज में जाता है एक बाइंग इंटरेस्ट जनरेट होता है। तेज़ी आई गिरावट आई, तेज़ी आई गिरावट आई, और जब एक अच्छी तेज़ी हुई, इसने अपने रेजिस्टेंस को भी तब ब्रेक करा था जब बाइकॉट मालदीव्स वाली कंट्रोवर्सी चल रही थी, और तब इन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट रखा हुआ था कि भैया हम बिल्कुल भी नहीं, मतलब सारी ट्रिप हम कैंसिल कर रहे हम जो मालदीव्स की, और लक्षद्वीप को हम प्रमोट करेंगे। तो तेज़ी उसके चलते आई थी, और काफ़ी ज़्यादा खबरों में ये रहे भी थे, न्यूज़ चैनल्स पर भी इनकी बातें होती थी, इवन इन्होंने न्यूज़पेपर्स में भी बड़े बड़े विज्ञापन देना शुरू करे थे इस चीज़ को लेकर। तो बड़ी तेज़ी आई, और तब भी मैंने कहा था कि यार गिरावट एक्सपेक्टेड रहेगी यहाँ पर, और फिर से गिरावट आई, और दोबारा तेज़ी तब बनी जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा था। तब भी मैंने कहा था कि जिस दिन इनॉग्रेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद गिरावट दिखाना शुरू कर देगा ये, क्योंकि देखो न्यूज़ के बेस पर मोमेंटम थे ये सारे के सारे, खबरों के बेस पर थे। इन्होंने अनाउंस भी किया था जब राम मंदिर के टाइम पर कि वहाँ पर वो एक 5 स्टार होटल भी खोलने वाले हैं, हालांकि खोलेंगे लेकिन टाइम लगेगा उसको लेकर। ऐसा नहीं कि भैया आज अनाउंस कर दिया और महीने में खुल गया, ऐसा नहीं होता, 4-5 साल निकल जाएंगे इसके लिए, लैंड एक्वायर करने में, बाद में भैया कंस्ट्रक्शन वगैरह करने में बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। तो कोई खाने का खेल नहीं है ये, बहुत टाइम लगने वाला है उसके पीछे। तो शॉर्ट टर्म की टेम्पररी तेज़ी थी, लेकिन उसके बाद देखो तो लगातार गिर रहा है ये, और यहाँ पर अगर आप देखो तो वापस ये अब ये उस रेंज में जा चुका है जहाँ पर सपोर्ट और जो रेजिस्टेंस है वो क्लियर है कि 35 से 40 का लेवल एक बाइंग इंटरेस्ट का लेवल है वहाँ पर, और 45 का जो लेवल रहेगा वो प्रॉफिट टेकिंग का लेवल रहेगा यहाँ पर। तो वो यहाँ पर क्लियरली शो हो रहा है, अब तो शो हो रहा है। और देखिए देखने में ना आपको 40 रुपये सस्ता लग सकता है, लेकिन एक्चुअली में सस्ता नहीं है। रीज़न ये है कि ये कई बार बोनस दे चुके हैं, ठीक है, और इसीलिए इसका प्राइस एडजस्ट हुआ है, वरना एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो ये इसका 40 रुपये देखने में सस्ता है, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से ये सस्ता नहीं है। यहाँ पर कंपनी का प्लान भी था कि भैया ऑफलाइन जो है, कंपनी ऑनलाइन तो है ही ठीक है, लेकिन कंपनी जो है वो ऑफलाइन भी बड़े पैमाने पर एक्सपांड कर रही है। अभी तक उन्होंने ऑफलाइन 16 ऑफलाइन स्टोर्स खोले हैं, जो जयपुर में, दिल्ली में, आगरा में, लुधियाना में, जालंधर में, पुणे में, सूरत में, जलगांव में, गुड़गांव में आपको देखने को मिल रहे हैं अमॉन्ग द फ्रेंचाइज मॉडल, ठीक है, फ्रेंचाइज मॉडल के तौर पर। और इनका प्लान है कि एंड ऑफ द ईयर फाइनेंशियल ईयर 2025 100 स्टोर्स ओपन करने का वो प्लान है इनका। दिस फाइनेंशियल ईयर वी आर फोकसिंग ऑन एक्सपांडिंग अवर ऑफलाइन प्रेजेंस एंड दिस अलाउ अस टू रीच द ब्रॉडर ऑडियंस एंड प्रोवाइड मोर पर्सनलाइज कस्टमर एक्सपीरियंस। देखिए बहुत सारे जो लोग हैं जो एक्चुअली में अवेयर होते हैं टेक्नोलॉजी के साथ, इन सारी चीज़ों के साथ, वो ऑनलाइन अपनी टिकट वगैरह बुक कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन आज भी एक तबका ऐसा है जिसको एक असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, चाहे वो टिकट बुकिंग के लिए तो नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए कि इनको हॉलीडेज़ के लिए जाना है, ठीक है, उनको टूर के लिए जाना है, उसके लिए एक पर्सनलाइज कहते हैं ना कि कस्टमर एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। और अगर ऑफलाइन मॉडल उसके लिए एक अच्छा मॉडल तो रहा है अभी भी एक तबके के लिए, ठीक है, और कहीं ना कहीं वो चीज़ को ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको ये लोग एनहांस कर पाए। एंड द आइडिया बिहाइंड ओपनिंग ऑफलाइन स्टोर फर्दर एनहांस अ ब्रांड विजिबिलिटी एंड ट्रस्ट। Customer can walking meet our travel expert and get customized travel solution that are often more difficult to achieve through the online platform alone। और ये बात सही भी है, ये बात सही भी। आज भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे जो अनऑर्गेनाइज ट्रैवल एजेंसीज है, ठीक है, वो बहुत अच्छा कर रही है। अनऑर्गेनाइज का मतलब ये है कि ऑनलाइन प्रेजेंस उनको उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उन्होंने शहरों में अपनी छोटी छोटी मतलब दुकानें खोल के रखी हुई है। मतलब कोई बड़े ब्रांड्स नहीं है, छोटी छोटी कि वो आपको टूर वगैरह करवाते हो, लोग जाते भी, उनकी बस वगैरह फुल होती भी है।
तो ये भी है। तो ये इसी को टैप करने की कोशिश है कि भैया ऑफलाइन में जाते हैं, वहाँ पर लोगों का एक्सपीरियंस अगर अच्छा होता है वहाँ से, तो कहीं ना कहीं चीज़ें बेहतर होती है। और जो अभी भी जो ज़्यादा पैसा ये जो कमाती है कंपनी, ये जो ट्रैवलिंग की जो कंपनी होती है, वो कभी भी टिकट बुकिंग से ज़्यादा पैसा नहीं कमाती है। उनका जो ज़्यादा कमाई होती है वो हमेशा टूर से होता है, ठीक है, जो टूर प्लान होते हैं, और टूर जनरली ऑफलाइन में ज़्यादा आता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जिस स्पेस में ये कंपनी है वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, ये अकेले नहीं है, ठीक है। चाहे आप मेक माई ट्रिप को देख लो, गोआईबी मतलब गोआईबी को देख लो, इसके अलावा देखा जाए तो अदानी भी भैया आ चुके हैं अपने अदानी वन के साथ, ठीक है। पेटीएम आप देख लो, और भी कई सारे, ये तो मैंने कुछ नाम गिनाए हैं। और कुछ जैसे कि मैंने कहा कि जो अनऑर्गेनाइज है, ठीक है, जो कुछ शहरों में ही उनकी प्रेजेंस होती है, जो पूरी टूर करवाते, वो तो कई सारे हैं, एक ही शहरों में कई सारे मिल जाएंगे आपको। तो है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम्स देखोगे तो 41 लाख के आसपास के शेयर ट्रेड होते नज़र आए थे यहाँ पर। और इसका जो ऑल टाइम हाई 73 रुपीज़ का है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली उससे ज़्यादा का ही रहा है क्योंकि एडजस्ट हुआ है प्राइस, ठीक है। मार्केट कैप 7,400 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम देखें तो 100% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र कह रहे हैं खरीदारी करो। मेरा रवैया थोड़ा सा अलग है, जो मैंने कहा कि जो सपोर्ट है, जो इसका रेजिस्टेंस है, वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। और जहाँ तक डिविडेंड की बात करें, इस साल मतलब देखते हैं पे करता भी है कि नहीं, क्योंकि बीच में इन्होंने 2022 में पे नहीं करा था डिविडेंड, और ये 2022 ही था जब इन्होंने एक साल में 2 बार बोनस दिया था, एक का डबल, एक का 3, ये भैया बोनस दिया था इन्होंने। और यही वजह भी है कि आपको ये सस्ता देखने को मिल रहा है, 40 रुपये का प्राइस। वरना अगर आप बोनस प्राइस वगैरह को काउंट करते हो तो ये 250-300 का प्राइस बनता है इसका, ठीक है। तो ये चीज़ भी है यहाँ पर। और इसके अलावा एक बार स्प्लिट भी हुआ है, अगर आप उसको भी काउंट कर लो तो ये और ऊपर चला गया। तो इन्होंने काफ़ी बड़ा गेम खेला था 2022 में कि भाई साहब पहले जनवरी में बोनस दे दिया, अक्टूबर में फिर से बोनस दे दिया, 1 का 3 कर दिया, और स्प्लिट भी कर दिया उसी साल नवंबर में। और उसी साल इन्होंने डिविडेंड भी पे नहीं किया, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा कहते हैं कि इन्होंने कर दिया था, ठीक है। अब 23 में अगर आप देखो तो आप खुद सोचे कि जो कंपनी 3 रुपये का डिविडेंड पे करती थी 2021 में, वो 10 पैसे के डिविडेंड पर आ गई। मतलब समझो कि कितना शेयर इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया उसके चलते। और अभी देखते हैं कि 2024 में पे करते भी है कि नहीं। मुझे लगता है कि शायद करेंगे, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं, 5 पैसा कुछ हो सकता है, लेकिन शायद ना भी करें, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते यहाँ पर, ठीक है। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर, तो इसका जो पी रेशियो 72 का है। देखो जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप इसका प्राइस देखोगे 40 रुपये तो देखने में सस्ता लगेगा, लेकिन अगर आप वैल्यूएशन देखोगे तो महंगा तो है, क्योंकि सेक्टर पी 41 का है। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है। फिनेंशियल्स अगर देखते हैं हम इस कंपनी के, तो लास्ट क्वार्टर में लॉस करा था इन्होंने, 15.5 करोड़ का लॉस करा था। और रेवेन्यू अच्छा था 172 करोड़, जो कि अच्छी बात है, लेकिन नुकसान हुआ है इन्हें। अब देखते हैं कि जून क्वार्टर के नंबर कैसे आते हैं। और अगेन मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो 15 करोड़ का लॉस हुआ था, वहाँ पर एक वन टाइम लॉस आया था इनके लिए, एक वन टाइम खर्चा आया था इनके लिए, उसके चलते ये हुआ है। और एक्चुअली में ये लॉस नहीं होता तो जो जून के नंबर्स आएंगे, मुझे नहीं लगता कि कंपनी लॉस रिपोर्ट करेगी, प्रॉफिट ही होगा। लेकिन देखना ये भी होगा कि कितना प्रॉफिट है, कितना ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलता है। ओवरऑल मैं अभी के लिए तो इतना ही कहूँगा यहाँ पर कि नंबर्स ठीक ठाक है, लेकिन उतने ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, दिक्कत वैल्यूएशन की है। यहाँ पर अगर आप प्रमोटर की होल्डिंग देखो तो 64.30% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। प्रमोटर ने खूब जम के बेचा है यहाँ पर ज़रूर है, और जम के खरीदारी करी है रिटेल इन्वेस्टर ने। जो रिटेल इन्वेस्टर जून में यहाँ पर 12.64% की होल्डिंग पे थे, वो खरीद के 22 पर आ गए, जबकि इंस्टीट्यूशंस में कोई खरीदारी नहीं हुई। जनरली अगर आप देखो तो अगर ये कहते हो कि भैया प्रमोटर बेच रहे हैं तो एटलीस्ट इंस्टीट्यूशंस को खरीदना चाहिए यहाँ पर, लेकिन वो नहीं आया। यहाँ पर खरीदारी कर ली रिटेल इन्वेस्टर ने, तो ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा गलत है यहाँ पर। और यही वजह भी है कि मैं इतना ही कहूँगा कि यार जल्दबाजी मत करना यहाँ पर। और अगर आप इसका ग्राफ ऑब्जर्व करोगे तो कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स वाला भी है, कोई बहुत बड़ा मोमेंटम क्रिएट यहाँ पर नहीं हो रहा है। और लॉन्ग टर्म के लिहाज से मैं उतना ज़्यादा पॉजिटिव इस कंपनी में नहीं हूँ। शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैंने पहले भी कहा कि मैं इसको सिर्फ स्विंग ट्रेड के लिए इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करूँगा। जैसे कि मैंने कहा 35 से 40 का लेवल आपके मतलब वहाँ से बाइंग इंटरेस्ट जनरेट होता है, 45 का लेवल पे बिकवाली आती है।
ये देखने को यहाँ पर मिल रहा है। देखते हैं कि आगे यहाँ पर क्या होगा। और अगेन मैं कह दूँ कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल